त्रिक संलयन, द्विनिषेचन और त्रिक संलयन, इन दोनों टॉपिक का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहली परिभाषा हमको ये जाननी है कि निषेचन जो प्रक्रिया होती है वो होती कहाँ पर है। तो निषेचन प्रक्रिया होती है भ्रूण कोश में। तो यहाँ पर इस जगह पर एक अंड कोशिका होती है और इसके साइड में 2 सहायक कोशिकाएं होती है और इधर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। तो यहाँ पर जो अंड कोशिका है, कौन सी कोशिका? अंड कोशिका। और यहाँ पर होता है इसका 2n केंद्रक। तो 2 कोशिकाओं में निषेचन होता है। एक तो होती है कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, या इसी को कहते हैं केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका। इस केंद्रीय कोशिका में 2n, ये 2n होते हैं क्योंकि इसमें 2 केंद्रक होते हैं, और ये अंड कोशिका में एक केंद्रक होता है इसलिए ये n होती है। अब क्या होता है कि यहाँ पर इस जगह पर पराग नलिका आती है और पराग नलिका में 2 युग्मक आते हैं। पराग नलिका में कितने युग्मक आते हैं? 2 युग्मक, 2 नर युग्मक आते हैं। एक नर युग्मक तो इस अंड कोशिका में संयोजित होगा और एक नर युग्मक इस कायिक कोशिका यानी जो 2n केंद्रक है ना, तो यहाँ पर संयोजित होगा इस जगह पर आकर संयोजित होगा +n। तो ये कोशिका तो हो जाएगी 3n और ये कोशिका हो जाएगी 2n। ठीक है, तो ये संरचना बीजांड में संपन्न होती है। तो द्विनिषेचन त्रिक संलयन क्यों कहते हैं? द्विनिषेचन तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 बार यहाँ पर निषेचन की घटना घटित होती है। तो इसकी कुछ परिभाषाएं जो हम लिखते हैं। पहली परिभाषा तो क्या है? सबसे पहली परिभाषा ये है युग्मक संलयन। युग्मक संलयन क्या होता है कि भ्रूण कोश में, जो हमारा भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश में अंड कोशिका तथा एक नर केंद्रक के संयोजन को युग्मक संलयन कहते हैं। युग्मक संलयन कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं युग्मक संलयन, या इसी को बोलते हैं सत्य निषेचन। इसी को क्या बोलते हैं? सत्य निषेचन, या इसी को बोलते हैं प्रथम निषेचन। इसी को क्या कहते हैं? प्रथम निषेचन। तो इस तरह से हमारे पास इन निषेचन की घटनाएं घटित होती है। युग्मक संलयन की बात कर रहे थे। युग्मक संलयन किसी का भी हो सकता है। भ्रूण कोश में, ये कहाँ पे संभव है? भ्रूण कोश में जो अंड कोशिका होती है, मैंने बता रखी है, ये अंड कोशिका में एक नर केंद्रक के संयोजन को युग्मक संलयन, सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है? सत्य निषेचन के फलस्वरूप, यानी ये जो प्रथम निषेचन होता है, प्रथम निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? प्रथम निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। ठीक है, प्रथम निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और ये युग्मनज क्या करता है? युग्मनज आगे चलकर पादप भ्रूण बनाता है। इसको हम एक रेखीय आरेख से देख लेते हैं। सबसे पहले तो नर युग्मक प्लस अंड कोशिका,
इसको क्या कहा हमने? सत्य निषेचन। क्या कहा? सत्य निषेचन कहा। क्या कहा? सत्य निषेचन। नरयुग्मक प्लस अंड कोशिका को हमने क्या कहा? सत्य निषेचन। सत्य निषेचन के फलस्वरूप क्या बना? जाइगोट बना। क्या बना? जाइगोट। जाइगोट आगे जाके क्या बना देगा? भ्रूण बना देगा। ये तो हो गया हमारा प्रथम निषेचन। ठीक है, प्रथम निषेचन। अब आपको पता होगा कि जब परागकोश का विभेदन, परागकोश से परागकण बनता है तो एक परागकण में 2 नर केंद्रक बनते हैं। अब क्या हुआ कि जो दूसरा नर केंद्रक है, अब इसकी परिभाषा बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा नर केंद्रक प्लस दूसरा नर केंद्रक 2 ध्रुवीय केंद्रक, दूसरा नर केंद्रक और 2 ध्रुवीय केंद्रक, ये मिलकर ये भी n, ये भी n, ये 2n, तो इससे क्या बनता है? एक 3n केंद्रक बनता है। क्या बनता है? 3n केंद्रक बनता है। यानी दूसरा नर केंद्रक और 2 ध्रुवीय केंद्रक मिलकर के एक 3n केंद्रक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3n केंद्रक बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इसको हम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, इस टोटल प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है। उस टोटल प्रक्रिया को हम कहते हैं त्रिक संलयन। क्या कहते हैं? त्रिक संलयन। ठीक है, दोबारा से हम परिभाषा लिखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है कि दूसरा नर केंद्रक, दूसरा केंद्रक प्लस 2 ध्रुवीय केंद्रक, 2 ध्रुवीय केंद्रक मिलकर एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाते हैं। इस प्रक्रिया को त्रिक संलयन कहते हैं। त्रिक संलयन कहते हैं। ये त्रिक संलयन की परिभाषा जाएगी। नेक्स्ट हमसे पूछा जाए, इस परिभाषा के अलावा हमसे पूछा जाए कि ये दूसरा है द्विनिषेचन, यानी इसके अलावा हमारे पास अभी हमने पढ़ा कि 2 घटना हुई। एक घटना तो हो गई हमारे पास युग्मक संलयन, एक घटना तो इससे पहले क्या हुआ? युग्मक संलयन की घटना हो गई। ठीक है, युग्मक संलयन की घटना के बाद कौन सी घटना घटित हुई? त्रिक संलयन की। त्रिक संलयन की यानी यहाँ पर एक बार निषेचन यहाँ हुआ, एक बार यानी 2 बार निषेचन हुआ। इन दोनों घटनाओं को मिला करके सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विनिषेचन। यानी कि युग्मक संलयन और त्रिक संलयन दोनों को मिलाकर के द्विनिषेचन कहा जाता है। और इस द्विनिषेचन का अध्ययन, द्विनिषेचन के बारे में अध्ययन करने वाला जो वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था नवाश्चिन। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? नवाश्चिन। क्या नाम था उस वैज्ञानिक का? नवाश्चिन था। और नवाश्चिन ने 1898 में इस द्विनिषेचन की घटना की खोज करी। और इस द्विनिषेचन की खोज करी थी उन्होंने एक पौधे का नाम था, उस पौधे का नाम था फ्रिटेलेरिया और लिलियम पौधे में। तो ये कहाँ पर किया था? तो ये पूछा जाए तो इसका सही आंसर है फ्रिटेलेरिया। फ्रिटेलेरिया तथा कौन सा पादप है? लिलियम पादप। फ्रिटेलेरिया और लिलियम पादप में इन्होंने इसकी खोज करी थी। और ये जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, जो द्विनिषेचन है यानी द्विनिषेचन की घटना है, द्विनिषेचन की घटना हमारे जो पौधे होते हैं आवृत बीजियों का विशेष लक्षण है भाई। आवृत बीजी पादपों का विशेष लक्षण है।
हम यहाँ पर बात कर रहे थे द्विनिषेचन की। तो द्विनिषेचन की घटना आवृतबीजी पादपों का विशेष लक्षण है और ये अन्य पादपों में नहीं पाया जाता। ठीक है। इसके अलावा हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जो परागण और निषेचन होता है इसमें कितने समय का अंतराल होता है। याद रखना, हमारे पास जो दो घटनाएं होती है ना, उन दोनों घटनाओं में से याद रखना है हमको, त्रिक संलयन युग्मक संलयन से पहले होता है। यानी जो त्रिक संलयन होता है, त्रिक संलयन युग्मक संलयन से पहले होता है। त्रिक संलयन युग्मक संलयन से पहले होता है। अब मैं इसको एक बार फिर आपको रिवाइज कराता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा है चैप्टर 3, इसमें एक घटना होती है द्विनिषेचन की। इस द्विनिषेचन की घटना को हम या फिर त्रिक संलयन, दोनों घटनाओं को हमने इसमें पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि हमारा जो भ्रूण कोश होता है, उस भ्रूण कोश में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, 3 प्रकार की। एक तो होती है अंड कोशिका, एक होती है कायिक कोशिका, एक होती है ध्रुवीय कोशिका। इस कायिक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं और अंड कोशिका के अंदर 1 केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए ये द्विगुणित होती है। कायिक कोशिका कितने गुणित होती है? 2 गुणित होती है ना। जब इसमें क्या होता है, जब पराग नलिका से, ये वर्तिकाग्र के माध्यम से एक पराग नलिका आती है, इस पराग नलिका के माध्यम से 2 केंद्रक आते हैं। जब ये 2 केंद्रक आते हैं, 1 केंद्रक तो जाता है किसके पास? कायिक कोशिका के ध्रुवीय केंद्र या ध्रुवीय केंद्रक ले लीजिए, या फिर ये जाता है, दूसरा केंद्रक जाता है अंड कोशिका के पास, और अंड कोशिका n गुणित होती है। जब ये दूसरा केंद्रक आता है तो n और n 2n गुणित हो जाती है। और कायिक कोशिका जो होती है, ये मुख्य कोशिका जो होती है, उसमें 2 केंद्रक होते हैं पहले से, इसलिए 1 केंद्रक और आने से हो जाती है 3n। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पूरी जो अंड कोशिका होती है, एक पूरी अंड कोशिका जो होती है, तो उस पूरी अंड या फिर पूरे बीजांड के एक भाग में लगभग 5n केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं? 5n। युग्मक संलयन की घटना को बात करते हैं कि जब ये भ्रूण कोश में अंड कोशिका तथा नर केंद्रक का संयोजन होता है, तो इसको हम सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन कहते हैं। मतलब ये जो घटना यहाँ पे घटित हो रही थी, अगर अंड कोशिका से आकर के पराग नलिका के माध्यम से जो केंद्रक आता है वो अंड कोशिका से जाके मिलता है, तो इसको सत्य निषेचन कहते हैं। और इससे भ्रूण बनता है, क्योंकि भ्रूण ही तो नए पौधे का आधार होता है। ठीक है। इसके बाद युग्मक संलयन या सत्य निषेचन इसको कहते हैं। जब नर युग्मक और अंड कोशिका मिलती है तो सत्य निषेचन होता है, जायगोट बनता है, जायगोट बन के क्या बनता है? भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण। उसके बाद दूसरा नर केंद्रक और 2 ध्रुवीय केंद्रक मिलते हैं तो 3n केंद्रक बनता है, प्राथमिक भ्रूण पोष बनता है, यानी केंद्रक बनता है। और आगे जाकर के ये क्या बनाता है? भ्रूण पोष बनाता है। भ्रूण पोष का मतलब होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला। भ्रूण पोष क्या करता है? पोषण प्रदान करने का काम करता है। क्या काम करता है? पोषण। भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरे नर केंद्रक और 2 ध्रुवीय केंद्रक, इनसे क्या होता है? हमें त्रिक संलयन की क्रिया होती है। दूसरा केंद्रक व 2 ध्रुवीय केंद्रक मिलकर के, मैंने बताया कि दूसरा केंद्रक और 2 ध्रुवीय केंद्रक ये मिले तो एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनाया। इस प्रक्रिया को त्रिक संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? त्रिक संलयन। और त्रिक संलयन की घटना से एक ये चीज उत्पन्न होती है, उसको हम क्या कहते हैं? भ्रूण पोष कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण पोष। और भ्रूण पोष 3 प्रकार की होती है, आगे पढ़ेंगे। युग्मक संलयन की घटना, युग्मक संलयन का बाद जो द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी युग्मक संलयन और त्रिक संलयन, ऐसे बोल सकते हैं अपन कि युग्मक संलयन और त्रिक संलयन दोनों को समित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। ये इसको हम द्वितीय निषेचन भी कह देते हैं। इसको हम एक और नाम देते हैं द्वितीय निषेचन। इसको हम द्वितीय निषेचन भी कह सकते हैं। और ये अध्ययन किया था सबसे पहले एक वैज्ञानिक नावाश्चिन ने। कब किया था? 1898 में किया था। किस में किया था? फ्रिटिलिरिया लिलियम पादप में किया था। और द्विनिषेचन कौन से पौधों का मुख्य लक्षण है? आपसे पूछा जाए कि कौन से पौधे में द्विनिषेचन पाया जाता है अथवा नहीं, तो आवृतबीजी पादपों में ही द्विनिषेचन की घटना घटित होती है, अन्य किसी में नहीं होती। नोट, इसमें त्रिक संलयन युग्मक संलयन से पहले होता है। आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कौन सी घटना पहले होती है, त्रिक संलयन पहले होता है या युग्मक संलयन पहले होता है, तो त्रिक संलयन पहले होता है। त्रिक संलयन पहले क्यों होता है? क्योंकि त्रिक संलयन से भ्रूण पोष बनता है। क्या बनता है? भ्रूण पोष बनता है। इससे क्या बनता है? इससे भ्रूण बनता है। तो पहले क्या होता है?
आपने पढ़ा होगा पहले जंतुओं में किसका निर्माण होता है, पहले अपरा बनती है कि या भ्रूण बनता है, तो पहले अपरा बनती है, अपरा के बाद क्या बनता है, इस प्रकार से। तो भ्रूण पोष पहले बनता है क्योंकि इसका काम क्या है, भ्रूण को पोषण देना। तो पोषण पहले आएगा, यानी भोजन पहले, भोजन पहले आएगा, बाद में क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। तो पहले स्टार्टिंग तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है। वैसे भ्रूण पोष जो होता है, भ्रूण पोष की घटना होती है तो भ्रूण पोष पहले बनता है क्योंकि भ्रूण को पोषण चाहिए, इसलिए भ्रूण पोष पहले होता है। तो हमने लिखा है यहाँ पर सीधा कि कौन सी घटना पहले होती है, तो हमारे पास त्रिक संलयन की घटना युग्मक संलयन से पहले होती है। अब हम अध्ययन करते हैं द्विनिषेचन का क्या महत्व है हमारे पास। द्विनिषेचन का महत्व, द्विनिषेचन का महत्व, द्विनिषेचन का क्या महत्व है। तो द्विनिषेचन का बहुत महत्व है, इसको हम पहले समझ लेते हैं कि द्विनिषेचन की घटना जब होती है तो सबसे पहले इसका महत्व है कि इस प्रक्रिया में भ्रूण का निर्माण होता है। पहला महत्व है, इस प्रक्रिया में भ्रूण का निर्माण होता है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में भ्रूण पोष का निर्माण होता है। इस सबसे बड़ा महत्व है कि इस प्रक्रिया में भ्रूण बनता है और भ्रूण के अलावा क्या बनता है, भ्रूण पोष बनता है। ठीक है, इस चीज़ को हमको याद रखना है। भ्रूण पोष बनता है तो भ्रूण पोष का क्या महत्व है, भ्रूण पोष बन गया तो ये भ्रूण पोष क्यों बना, ये भ्रूण पोष क्या करता है भाई, ये भ्रूण पोष एक बहुत अच्छा काम करता है। जो भ्रूण पोष बना था, ये भ्रूण पोष भ्रूण को पोषण देता है। क्या देता है, पोषण देता है। इसका अच्छा सा महत्व है, भ्रूण पोष पोषण देता है। इसके अलावा चौथी बात जो है, ये भ्रूण पोष जो बना था, भ्रूण पोष संकर ओज प्रदर्शित करता है, संकर ओज प्रदर्शित करता है। इसका क्या महत्व है कि भ्रूण पोष संकर ओज प्रदर्शित करता है। मतलब ये हुआ कि जो भ्रूण के साथ जो भ्रूण पोष बना था, संकर ओज का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि इसके लक्षण अपने मातृ पादप के से थोड़े अच्छे होते हैं। मातृ पादप से क्या होता है, अच्छे। अगर भ्रूण पोष अच्छा होगा तो भ्रूण भी अच्छा होगा। यानी अपन देखेंगे, अगर भ्रूण पोष जो होता है, भ्रूण पोष की ग्रोथ अच्छी हो गई, भ्रूण पोष की ग्रोथ अच्छी हो गई तो भ्रूण को क्या मिलेगा, पोषण अधिक मिलेगा। पोषण अधिक मिलेगा तो जो प्लांट होता है, उस प्लांट की ग्रोथ भी क्या होगी, अच्छी होगी। प्लांट को न्यूट्रिशन वगैरह अच्छे से प्राप्त हो जाएंगे। ये भी चीज़ हमको याद रखना है। इसके अलावा इसका अच्छा महत्व ये है कि जो भी चीज़ें हैं बीजों की जीवन क्षमता के लिए, यानी कोई भी बीज है, बीजों के जीवन के लिए, बीजों के जीवन के लिए त्रिक संलयन व युग्मक संलयन दोनों आवश्यक घटनाएं हैं। दोनों आवश्यक घटनाएं हैं, यानी जो बीज हैं उन बीजों के जीवन के लिए। मतलब मैं आपको बता दूं, कोई बीज होता है, अब किसी बीज में क्या होता है कि एक और कैरेक्टर पर लिख लेते हैं, जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास। जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास होता है। मतलब ये हुआ कि जब युग्मक संलयन की घटना होती है तो उस घटना के समय क्या होता है, एक चीज़ तो बनते, देखो हमारे पास दोनों की आवश्यक घटना है। किसी भी बीज, चलो किसी बीज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो इस बीज में कुछ भाग तो क्या होता है, भ्रूण पोष होता है, और कुछ भाग क्या होता है, भ्रूण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस बीज के विकास के लिए, अगर इस बीज को पौधा बनना है, इस बीज को पौधा बनना है, तो इस पौधा बनने के लिए ये पौधा भ्रूण से बनेगा, और भ्रूण को पोषण कौन देगा, भ्रूण पोष। अगर भ्रूण पोष नहीं होगा तो पौधे को पोषण नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा तो बीज से पौधा नहीं बनेगा। जब बीज से पौधा नहीं बनेगा तो बीज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसके अलावा ये जो घटना थी, दूसरा कैरेक्टर जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास क्या होता है, जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास ये होता है, देखो कि जब
एक तो होती है हमारे पास नर केंद्रक, नर केंद्रक, और देखो दोनों कोशिकाएं होती है। अब हमारे पास कौन सी कोशिका थी, ये अंड कोशिका। इस अंड कोशिका में आके मिल जाएगा नर केंद्रक। तो इन नर केंद्रक क्या करेंगे, फिर अपना अपना क्या करेंगे, जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास करेंगे। यानी यहाँ पर कोशिका विभाजन होगा भाई, सेल डिवीजन होगा। क्या होगा, सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होगा, ठीक है ना, सेल डिवीजन होगा तो उस समय क्या होगा, तो सेल डिवीजन के समय क्या होगा, जीव द्रव्य का आदान प्रदान करेंगे, क्रॉसिंग ओवर की घटनाएं होगी तो नया जीव द्रव्य बनेगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन। तो एक बार और इसका महत्व फिर पढ़ लेते हैं। इस प्रक्रिया में द्विनिषेचन का महत्व है कि इस प्रक्रिया में भ्रूण का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया में भ्रूणपोष का निर्माण होता है। दोनों चीजें बनती है। भ्रूण का निर्माण होता है पौधा बनाने के लिए, भ्रूणपोष का निर्माण होता है भ्रूण को पोषण देने के लिए, है ना, ये चीज। अब जो भ्रूणपोष क्या करता है, संकरोच प्रदर्शित करता है। मतलब ये हुआ कि भ्रूणपोष अपने समान जो पितरक संतति होती है उन पितरक संतति के समान गुण प्रदर्शित करता है। और इन पौधों के जीवन के लिए और बीजों के जीवन काल के लिए दोनों ही घटना जरूरी है। भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए भ्रूणपोष मिलना जरूरी है, अर्थात त्रिक संलयन जरूरी है। और भ्रूणपोष पोषण किसको देगा, भ्रूण को देगा। इसलिए भ्रूण के लिए युग्मक संलयन जरूरी है, अर्थात द्विनिषेचन जरूरी है, अर्थात द्विनिषेचन की घटनाएं जरूरी है। ठीक है, जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास जरूरी है, क्योंकि अगर एक ही कोशिका का जीव द्रव्य चलता रहेगा तो फिर वो आनुवंशिक रोगों के वाहक हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो घटनाएं थी द्विनिषेचन और त्रिक संलयन। ठीक है।